ओके। तो आज एक काम करते हैं, प्रोसेस को थोड़ा सा बढ़िया से एक बार समझते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है? प्रोसेस को समझते हैं कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है, कैसे हमको काम करना पड़ता है ना, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस बात को बढ़िया से एक बार समझते हैं। ऑटोमेशन दो चीजों पे हो रहा है, इतना हम समझ गए हैं। एक को हम बोलते हैं मशीन कंट्रोल, दूसरा है प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, एकदम डिटेल्स में बताऊंगा, एक एक पॉइंट को समझ लेना। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मशीन्स, ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मशीन्स। नाउ ऑटोमेशन हो सकता है होम ऑटोमेशन की बात करें, हो सकता है हम लोग ऑफिस ऑटोमेशन की बात करें, और हो सकता है हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करें। नाउ हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन देखे होगे कि ऑटोमेटिक आपका लाइट ऑन हो रहा है, फैन ऑन हो रहा है, दरवाजा खुल रहा है, क्लीन अप कर रहा है, रोबोट्स है। ऑफिस ऑटोमेशन बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं हम लोग, है ना। सीआरएम सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग ऑफिस का काम जो है उसको ऑटोमेटिक वे में रख दिए हैं सर्वर पे, कि एक जगह पे हुआ तो सबको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो प्रोसेस को। लेकिन हमारा मेन फंडा कहाँ पे? इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात जब हम करते हैं तो तीन नाम सबसे पहले आता है। एक होता है पीएलसी, दूसरा होता है डीसीएस, और तीसरा होता है हमारा स्कैडा। जब पीएलसी की बात करते हैं तो पीएलसी के साथ नाम जुड़ता है एचएमआई का, ह्यूमन मशीन इंटरफेसिंग। ह्यूमन मशीन इंटरफेसिंग। पीएलसी मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, डीसीएस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, स्कैडा मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ये हम लोगों को अभी पता है कि पीएलसी क्या है। एक कंट्रोलर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर है, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है, और उसमें क्या है कि सीपीयू होता है, एक पावर सप्लाई कार्ड होता है, सीपीयू होता है, और इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए कुछ कार्ड्स या फिर चैनल्स रहते हैं उसमें। पीएलसी जो है वो क्या हैंडल करता है? सिग्नल्स को हैंडल करता है। कितने टाइप का सिग्नल होता है? चार टाइप के सिग्नल होते हैं, डीआई, डीओ, एआई, एओ। ये चार टाइप के सिग्नल्स पीएलसी हैंडल करता है। क्लियर? डीआई डीओ जो होता है वो हमारा 0 और 24 वोल्ट के बीच पे काम करता है, डीसी वोल्टेज होता है। एआई एओ मेनली हमारा 4 to 20 मिली एम्पियर पे काम करता है, करंट सिग्नल होता है। ये सारी बातें आप लोगों को अभी पता है ना। सो डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट को हैंडल करने के लिए पीएलसी को क्या चाहिए? पीएलसी को चार टाइप के कार्ड चाहिए। तो पीएलसी जो है वो पीएलसी कितने टाइप के हो सकते हैं? उसमें भी बहुत सारे टाइप के पीएलसी आते हैं। मेजर कैटेगरी अगर हम डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो हमको पता है कॉम्पैक्ट पीएलसी बोलते हैं हम लोग, मॉड्यूलर पीएलसी बोलते हैं, या फिर रैक टाइप पीएलसी बोलते हैं। यही है कॉम्पैक्ट पीएलसी, मॉड्यूलर पीएलसी एंड रैक टाइप पीएलसी। कॉम्पैक्ट पीएलसी वो पीएलसी है जिसमें क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट चैनल्स या फिर जो कार्ड है वो उसी में एक ही डब्बे में इनबिल्ट डिजाइन किया हुआ है ना। मॉड्यूलर में क्या है कि अलग अलग से कार्ड आएंगे, आप इनपुट का कार्ड लगा सकते हो, आउटपुट का कार्ड लगा सकते हो, सीपीयू का कार्ड लगा सकते हो, तो एक मॉड्यूल हो गया। रैक टाइप क्या है? मॉड्यूलर पीएलसी का ही बड़ा वाला वर्जन है कि अलग अलग रैक होंगे, अलग अलग कार्ड्स होंगे। ठीक है, ये हो गया पीएलसी की बात। पीएलसी जो है उसको प्रोग्राम करने के लिए हम लोग लैडर लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा। स्ट्रक्चर टेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। तो
एफबीडी जो है वो आपका पीएलसी में कम यूज होता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कुछ कुछ पीएलसी है जहां पे यूज होता है। एनीवे, एचएमआई क्या है? एचएमआई है ह्यूमन मशीन इंटरफेसिंग। क्यों जरूरत है? कि भाई हमने पीएलसी को प्रोग्राम तो कर दिया, पीएलसी अपना काम खूब ही करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर हमको देखना है कि पीएलसी के अंदर क्या चल रहा है तो कैसे देखेंगे? कुछ फॉल्ट आ गया तो कौन सा सिग्नल मिस हो रहा है, कौन सा सेंसर काम नहीं कर रहा है, कैसे पता चलेगा? आप ऑनलाइन व्यू में जाओगे, लेडर को देखोगे, हाँ ये वाला सेंसर काम नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पे हम फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए हमको चाहिए पीएलसी का के अंदर जो डेटा है उसको देखना पड़ेगा। दूसरा है, अगर पीएलसी को हम कुछ कमांड देना चाहते हैं, बाहर से मैनुअल कमांड देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे? थ्रू एचएमआई देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एचएमआई की बात है। डीसीएस क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है कि जहां पे बड़ा सा प्रोसेस हो, बिग प्रोसेस मैनेजमेंट है, वहां पे हम लोग डीसीएस को लगाएंगे, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स हमको हैंडल करने हैं और वो इंटरलिंक्ड है। जब प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस है और सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो हमको डीसीएस लगाने की जरूरत पड़ रही है। अगर लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस है लेकिन एक प्रोसेस के साथ दूसरे प्रोसेस का कोई इंटरलिंक नहीं है, अलग अलग इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं, तो वहां पे हम लोग पीएलसी यूज करेंगे छोटा, क्योंकि एक पीएलसी है, छोटा है, उसका दाम कम है, कुछ खराब हो जाएगा उसको उठाओ फेंको, दूसरा लगा दो, चल जाएगा मेरा। तो मशीन कंट्रोल जब बोलते हैं तो पीएलसी आता है, प्रोसेस कंट्रोल जब बोलते हैं तो डीसीएस आ रहा है, या फिर रैक टाइप पीएलसी आ रहा है। रैक टाइप पीएलसी और डीसीएस यूज कर सकते हैं। ठीक, हाइब्रिड पीएलसी बोलते हैं, रैक टाइप पीएलसी बोलते हैं, मॉड्यूलर पीएलसी बोलते हैं, जो भी है, ये वाला डीसीएस का रिप्लेसमेंट हो सकता है। स्काडा क्या है? सिमिलर जैसे एचएमआई हम यूज कर रहे हैं, तो एचएमआई एक छोटा मॉनिटर होगा, उसमें 2 लाइंस डिस्प्ले हो सकता है, 4 लाइन डिस्प्ले हो सकता है, या अगर बड़ा एचएमआई देखते हो तो पैनल व्यू आता है जिसमें बहुत सारे इनपुट आउटपुट हम देख सकते हैं, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस हैं एचएमआई में। उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? स्काडा यूज कर रहे हैं। स्काडा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल बोल रहे हैं, मतलब पीएलसी तो कंट्रोल कर ही रहा है, डीसीएस कंट्रोल कर ही रहा है, उसके ऊपर हम सुपरवाइजरी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सॉफ्टवेयर जो है उसके लिए क्या चाहिए हमको? एक कंप्यूटर चाहिए या लैपटॉप चाहिए, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, फिर कम्युनिकेशन कराओ। कम्युनिकेशन विल बी थ्रू योर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्काडा का। तो टीसीपी आईपी सेट किए, आईपी एड्रेस सेट किए, कम्युनिकेशन कराए, और पीएलसी में जितने सारे टैग वैल्यूज है, जितने सारे आईओज है, वो सारा डिटेल्स हमने स्काडा को देना है। और फिर स्काडा का फीचर्स में देखेंगे तो क्या एडवांटेजेस है कि हम ग्राफिकली हर एक चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक टैंक है तो आप पूरा का पूरा एक टैंक 3D में भी बना के दिखा सकते हो, टैंक का लेवल जो है वो अप डाउन कर रहा है वो दिखा सकते हो, तो दूर से नजर आएगा हाँ भाई ये चल रहा है उसमें। जितने सारे एनालॉग वैल्यूज है वो सारे एनालॉग वैल्यूज आप इंजीनियरिंग वैल्यूज एक ही पेज में आप रख सकते हो। आप स्काडा से बैठ के कमांड दे सकते हो, स्टार्ट स्टॉप, मोटर को ऑन करना है, ऑफ करना है। कुछ ट्रिपिंग हो जाता है, कुछ अलार्म चाहिए आपको, वो सारी चीजें कहां पे आ जाएगी? अलार्म, ट्रिपिंग, ये सारे हमको स्काडा में नजर आएगी, दिखेगी, हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, है कि नहीं? सेट पॉइंट हम चेंजेस कर सकते हैं, सेट पॉइंट दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई भी पैरामीटर है उसका सेट पॉइंट वेरी करना है, हम दे सकते हैं थ्रू स्काडा पीएलसी को। अगर सिर्फ पीएलसी में होता तो एक ही सेट पॉइंट देके हमको छोड़ देना पड़ता। यहाँ पे क्या है कि पकड़ लो, आप आपके हिसाब से आप सेट पॉइंट को चेंज करना चाहते हो, होगा, इट इज पॉसिबल। हिस्ट्री व्यू, हिस्ट्री व्यू पकड़ लो, 1 साल पहले उस दिन क्या क्या पैरामीटर था, वो सारा हिस्ट्री कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? स्काडा में हो जाएगा, अलार्म हिस्ट्री स्टोर हो जाएगा,
सारे डाटा स्टोर हो जाएंगे। आप ग्राफिकली उसको ऑन व्यू में लेके आप एनालिसिस कर सकते हो। पकड़ लो आज कुछ एक फॉल्ट आया, आपका मशीन है, टरबाइन है, और टरबाइन ट्रिप कर गया या फिर बॉयलर ट्रिप कर गया, और सिमिलर टाइप ऑफ ट्रिपिंग पकड़ लो 6 महीना पहले हुआ था। तो ये आज का जो ओकरेंस है, इवेंट है, और 6 महीना पहले जो हुआ, उन दोनों में क्या अंतर है? क्या सेम टाइप का रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है? एनालिसिस करना है, हम कर सकते हैं। दोनों डेटा की हिस्ट्री का व्यू। दूसरा है कि अगर हिस्ट्री स्टोर है, ट्रिप कर गया, ट्रिप जब करेगा बंद हो जाएगा मशीन, तो ऑपरेटर को पता ही नहीं चलेगा कि क्यों हुआ। एक साथ बहुत सारे ऑकरेंस होंगे, अलार्म बहुत सारे एक साथ आ जाएंगे, तो हमको ये देखना है कि कौन सा अलार्म पहले आया, कौन सा अलार्म बाद में आया, कौन सा मशीन पहले ट्रिप किया, किस वजह से हुआ, कौन सा पैरामीटर शूट कर गया था या कम हो गया था। बहुत सारे पैरामीटर्स है, तो वो सारी बातें कहाँ पे दिखेगी? हिस्ट्री में हम देख के एनालिसिस कर सकते हैं बहुत बढ़िया से। HMI में दिक्कत है क्योंकि छोटा मॉनिटर है, उसमें आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो। उसमें सिर्फ देख सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, बैच बैच बनाना है तो बैच का जो भी आपको चाहिए छोटा मोटा कमांड देना, वो कर सकते हैं HMI। इसमें क्या है, ये खुला कंप्यूटर है, आपके हाथ में है, आप जो कुछ करना चाहते हो कर सकते हो, अनलिमिटेड। ठीक, सो ये ऑटोमेशन का जो ओवरऑल चीजें है, टूल्स है, उसके बारे में आप लोगों को आइडिया हो गया है, क्लियर आइडिया हो गया कि कौन सा कंपोनेंट क्या है, PLC क्या है, HMI क्या है, DCS क्या है और SCADA क्या है। एक DCS में बहुत सारे PLC हो सकते हैं, एक DCS सिस्टम में बहुत सारे PLC हो सकता है, मल्टीपल ब्रांड के PLC हो सकते हैं। पकड़ लो एलन ब्रेडली का PLC है, सीमेंस का PLC है, ओमरॉन का PLC, और सारे के सारे PLC का डाटा मैं लेके एक ही SCADA में देना चाहता हूं। 10 PLC है मेरे पास, वो सारे 10 PLC का डाटा मैं कलेक्ट करूंगा और एक ही SCADA में एक सिस्टम बना के मैं डाल दूंगा, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ही है। समझ में आ रहा है बात? आसान? ओके। तो मशीन कंट्रोल और प्रोसेस कंट्रोल। मशीन कंट्रोल पकड़ लो, एक कन्वेयर बेल्ट है, हमको सिर्फ कन्वेयर बेल्ट को ही कंट्रोल करना है। कन्वेयर बेल्ट कब चलेगा? जब उसमें मटेरियल आएगा तो वो मटेरियल को लेके स्टोर तक पहुंचा देगा, या फिर जहां पे पहुंचाना है पहुंचा देगा। तो सिर्फ वो कन्वेयर बेल्ट के लिए एक छोटा सा PLC सफिशियंट है। पैकेजिंग मशीन है, तो आप मटेरियल डाल दो, फाइनल प्रोडक्ट डाल दो, उसमें चिप्स है, बिस्किट है, तो आप डाल दो, वो आराम से सेग्रीगेट करके एक एक पैकेट करके निकाल के दे देगा। तो वो एक ही मशीन है, बिस्किट बनाने का और बिस्किट पैक करने का, चिप्स बनाने का और पैक करने का, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। एक बार हमने चिप्स बना लिया बैठ के और बड़ा बड़ा पैकेट करके रख दिया, और फिर जाके उसको छोटे छोटे पैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर बनाया कहीं दूसरी जगह पे है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिए और कहीं और किसी दूसरे प्लांट में बैठ के हम पैकेजिंग कर रहे हैं, हो सकता है। तो वो छोटा मशीन है। ये जो आपका पेपर प्लेट बन रहा है, पेपर का कप बन रहा है, पेपर का ग्लास बन रहा है, यूज कर रहे हैं हम लोग, तो वो क्या है, एक छोटा मशीन है, तो वो उसको बोलते हैं मशीन कंट्रोल। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? प्रोसेस कंट्रोल जैसे हमारे पावर प्लांट्स हो गए, रिफाइनरीज हो गया। अब रिफाइनरी में क्या है कि एक ही क्रूड ऑयल, उसको रिफाइन करके हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, उसी में से गैसोलीन निकल रहा है, उसी में से डीजल निकल रहा है, उसी में से पेट्रोल निकल रहा है, उसी में से आपका क्या कहते हैं इसको, पेट्रोलियम जेली निकल रहा है, उसी में से कैंडल्स निकल रहे हैं। सारे प्रोडक्ट्स कहाँ पे? रिफाइनरीज में ही अलग अलग हाइड्रोकार्बन के प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। सेम क्रूड ऑयल को अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्रोडक्ट निकाल पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस है। पकड़ लो पेपर मिल है, तो पेपर मिल में क्या है, बेम्बूज आएंगे, बेम्बूज का काटा जाएगा, उसका प्रोसेस होगा, चिपिंग होगा, फीडिंग होगा, फिर वो जाके फाइनल स्टेज तक पहुंचते पहुंचते पतला शीट बन के आएगा, रोलिंग होगा, वहां पे पैकिंग होगा। तो ये एक प्रोसेस है, एंटायर बड़ा सा प्रोसेस है। सीमेंट इंडस्ट्री तो क्लीन है, उसके अंदर से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो सारे मिक्सिंग होंगे, तो प्रोसेस है।
तो ये बड़ा प्रोसेस। स्टील मैन्युफैक्चरिंग, तो स्टील में आप अलग अलग प्रोडक्ट, ओर आएगा, आयरन का ओर रहेगा, उसको रिफाइन करेंगे, उसमें फिर आपको इम्प्यूरिटीज ऐड करने पड़ेंगे। इम्प्यूरिटीज जैसे कार्बन ऐड करना है, नहीं तो आयरन क्या हो जाएगा, उसका मजबूती नहीं रहेगा। कार्बन का परसेंटेज आपको पता होना पड़ेगा कि कितना परसेंट का कार्बन होना चाहिए। बहुत ही लो परसेंटेज में कार्बन को रखा जाता है। ज्यादा कार्बन दोगे तो वो जो लोहा बनेगा वो क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। कार्बन नहीं दोगे तब भी दिक्कत है, तो सॉफ्ट आयरन हो जाएगा वो, उससे कुछ काम ला नहीं सकते हो उसको काम में। तो कार्बन को देना जरूरी है। कार्बन ज्यादा परसेंटेज में होगा तो दिक्कत है, कम हो जाएगा तो दिक्कत है। तो उसको प्रोसेस को मेंटेन करना पड़ेगा हमको, एक ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। दूसरा, स्टील बनाना है तो उसको कार्बन के साथ आप हो सकता है सिलिकॉन को मिक्स करो, क्रोमियम को मिक्स करो, निकल को मिक्स करो। ये सब क्या है, इम्प्यूरिटीज है। अलग अलग इम्प्यूरिटीज हमको मिलाने पड़ते हैं ताकि अलग अलग ग्रेड के स्टील बनते हैं। कार्बन का परसेंटेज को कम करके हम उसमें निकल डाल देंगे, क्रोमियम डाल देंगे, तो टूल ग्रेड स्टील निकलेगा, शाइनिंग रहेगा, मजबूती रहेगी, हार्डनेस बढ़ेगा, स्टेनलेस स्टील बनेगा। अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या है, वही आयरन ही है। उसी के साथ आप क्या मिला रहे हो उसके हिसाब से। तो ये एक प्रोसेस है ना, और उसका क्वालिटी अगर मेंटेन करना है तो आपको प्रोसेस का पैरामीटर का बहुत अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए कि कितना परसेंटेज में क्या मिलाना है, कब मिलाना है, कितना टेम्परेचर पे मिलाना है, कितना प्रेशर पे मिलाना है। नहीं तो क्वालिटी खराब आएगा प्रोडक्ट का, मार्केट पे बिकेगा नहीं, वो काम में नहीं आएगा सामान। और वो अगर हम मैन्युअली तो कर नहीं सकते हैं उस सारा चीज, तो कौन करेगा। बड़ा सा प्रोसेस है, बहुत सारा इनपुट आउटपुट से मेंटेन करना है, तो डीसीएस लगाएंगे। समझ में आ रहा है बात। तो कंट्रोल रूम होगा, कंट्रोल रूम में ऑपरेटर बैठेगा, ऑपरेटर बैठ के वहीं से कंप्यूटर से वो सारा प्रोसेस को मेंटेन करेगा। कहीं से तेल जा रहा है, कहीं से पानी आ रहा है, कहीं से स्टीम आ रहा है, कहीं से फ्यूल आ रहा है, सारा चीज एक बंदा मैनेज कर रहा है। कहां से, कंट्रोल रूम पे बैठ के। फील्ड में फील्ड ऑपरेटर है, उसकी मदद लेके। ये होता है प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस का नॉलेज लेते हैं पहले तो। और प्रोसेस हम कौन सा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे। थर्मल पावर प्लांट, पावर प्लांट क्या है, पावर प्लांट क्या है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम जो मशीन लगाएंगे, कौन सा मशीन लगाएंगे भाई। डीसीएस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा क्या, टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। बोलो, टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। बिजॉन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए क्या लगाना पड़ेगा, कौन सा डिवाइस होगा, कौन सा इक्विपमेंट होगा, कौन सा मशीन होगा। हम्म, जोर से बोलो बाबू। जनरेटर, तो इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं। सो हमको लगाना पड़ेगा क्या, जनरेटर, या फिर हम बोलेंगे उसको ऑल्टरनेटर। पावर जनरेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप के होते हैं, बोलो रे क्या है। हाँ, दो टाइप के होते हैं, क्या क्या, डीसी, डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। ये दो टाइप के करंट होते हैं। हम कौन सा करंट प्रोड्यूस करेंगे, एसी प्रोड्यूस करेंगे, है ना। हम डीसी करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं, व्हाई वी प्रेफर ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर डीसी करंट। कौन सा करंट बेटर है, एफिशिएंसी किसमें ज्यादा मिलता,
एसी में कि डीसी में? डीसी में मिलता, क्यों एसी में मिलेगा? एसी में तो तुम्हारा कम हो जाता है ना। डायरेक्ट जो वैल्यूज है आई आर एम एस इज इक्वल टू कितना है, आई एम बाई √2 और आई डी सी बाई √2। तो आर एम एस वैल्यू तो कम ही मिल रहा है मुझको, डीसी होता तो आई डी सी इक्वल टू आई आर एम एस होता, क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइकिल निगेटिव साइकिल दोनों है, उसमें तो स्ट्रेट है, जितना आप प्रोड्यूस करते हो वही यूज होता। तो डीसी वाज ए बेटर ऑप्शन, बट वी यूज ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। व्हाई? बोलो नितेश, क्यों करते हैं एसी करंट को यूज? क्या होगा? तो भेजना है तो क्या दिक्कत, क्या है दिक्कत, कहाँ पे आ रही है? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि डीसी नहीं एसी को यूज करते हैं। हम देख रहे हैं कि अगर डीसी होता तो बेटर था मेरे लिए, ज्यादा पावर मिलता, मतलब कम करंट में ज्यादा पावर मिल सकता था। यहाँ पे हमारा आई एम बहुत हाई जा रहा है और आई एम बाई √2 का करंट ही यूज हो रहा है, आरएमएस वैल्यू जो है क्या है, इट इज ड्यू टू ट्रांसमिशन लॉसेस। ट्रांसमिशन लॉसेस, ठीक है। देखो फंडा बहुत सिंपल है कि कहीं पे भी कोई भी मटेरियल, कल जैसे हमने डिस्कस किया था मटेरियल के ऊपर, करंट के ऊपर, चार टाइप के करंट का डिस्कशन किया था हमने। क्या क्या था? ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, एडी करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। तो चार टाइप के करंट के ऊपर हमने डिस्कस किया था। जो करंट हम अभी बात करने वाले हैं वो उसको ड्रिफ्ट करंट ही होगा, ड्रिफ्ट करंट होगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और फिर करंट पास होगा। अब बात यह है कि जब करंट हम पास करेंगे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से, या फिर करंट, व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर, उस कंडक्टर में क्या हो, रेजिस्टेंस है। कंडक्टर में क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स जब पास कर रहा है तो एक दूसरे से कोलिशन हो रहा है। जो पेरेंट एटम है वो एटम उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, पेरेंट एटम इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो उसको ओवरकम करके जाना पड़ रहा है उस पेरेंट एटम को। तो वो सारी बातें आती है जिसके चलते रेजिस्टेंस केम इन द पिक्चर। अब जब कभी भी रेजिस्टेंस है, इस लाइन पे रेजिस्टेंस है और इसमें से करंट पास कर रहा है, आई करंट पास करेगा, तो रेजिस्टेंस होने के कारण यहाँ पे I²R का लॉस होगा, I²R का लॉस होगा। तो ये लॉस को कम करने के लिए हमको करंट को कम करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस तो आप कम नहीं कर सकते हो, एक बार सिस्टम को बना लिया, एक बार सिस्टम को बना लिया उसके बाद रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो हमको करंट को ही कम करना पड़ेगा टू मिनिमाइज द लॉस। और करंट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज को बढ़ा देना पड़ेगा। अगर आप वोल्टेज को बढ़ा दोगे तो करंट जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, करंट को कम कर सकते हैं कि कौन सा डिवाइस लगाना पड़ेगा? कौन सा डिवाइस लगाना पड़ेगा? डिवाइस कौन सा लगाएंगे बताओ तो? वायलिन, ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे। सो एक ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे, ट्रांसफॉर्मर लगाने से क्या हो जाएगा? उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। सो वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, V2 बढ़ा देंगे तो I2 कम हो जाएगा, है ना। यही तो है फंडा। डीसी में हम ट्रांसफॉर्मर लगा सकते हैं, डीसी करंट को चेंज करने का कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। डीसी करंट को
कम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एसी करंट को हम लोग रेगुलेट कर पा रहे हैं कि वोल्टेज को बढ़ा दे रहे हैं, करंट कम हो जा रहा है। लेकिन डीसी करंट में वैसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते क्या हो जाएगा, लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे डीसी में। इसीलिए हम लोग एसी करंट को प्रेफर करते हैं, सीधे बात। डीसी में डायरेक्ट आई स्क्वायर आर ही लॉस होता है। हाँ, तो यहाँ पे भी आई स्क्वायर आर लॉस होगा, जहां कहीं पे भी देखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से नहीं होगा ना। आई स्क्वायर आर लॉस होगा, जहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा वहां पे आई स्क्वायर आर का लॉस तो होगा ही होगा। आई को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, किसमें, एसी में, डीसी में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए, या फिर करने के लिए आपको फिर वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जरूरत है, और उससे करेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। बातें वहीं पे है। अब बात करते हैं कि एक सवाल का जवाब दो कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, घट जा रहा है। ओम्स नाम का एक आदमी का फॉर्मूला याद है? एक बंदा है ना ओम, इलेक्ट्रिकल में, क्या बोल के गए थे ओम साहब, क्या बोले थे? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो कांस्टेंट है हमारा, सिस्टम डेवलप कर लिया, तार लगा दिया, आर हो गया कांस्टेंट। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए। फिर क्या है भाई, बोलो, खेला तो उल्टा हो गया यहाँ पे। हम वोल्टेज को बढ़ा रहे थे करंट को घटाने के लिए, यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, करंट तो घटेगा नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फंडा क्या है? एसी में ओम्स लॉ नहीं आएगा। खोपड़ी खोल के ना सर्फ से धो लेंगे एक बार। बोलो। Ohm's law is applicable everywhere when the resistance is constant. अगर रेजिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ वैलिड है। अब आप लोग पढ़ते हो कि ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर क्या क्या चीजें, क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में कि ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर, नॉट वैलिड फॉर। सो ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर योर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इंसुलेटर्स, नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट। Ohm's law is only valid for your conductors. It is because of what? Because Ohm's law is valid whenever the resistance is constant. टेम्परेचर वेरी होगा तो रेजिस्टेंस वेरी होगा, टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ रेजिस्टेंस वेरी करेगा। मेटल है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नॉन मेटल है तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, तो पीटीसी मटेरियल, एनटीसी मटेरियल, जेडटीसी मटेरियल हमने पढ़ा था, बात किए थे इसके ऊपर। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। कहाँ रहते हैं? हाँ, क्यों नहीं किया, बात किया है। थर्मोकपल और आरटीडी का जब डिस्कशन कर रहे थे वहीं पे किए थे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जब बात करता हूँ ना, मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब क्या हो गया? पीटीसी मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एनटीसी मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। जेडटीसी का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़े या घटे रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये कब होगा? जितने सारे मेटल्स है, मेटल्स के कुछ एलॉयज हैं, सारे एलॉयज नहीं, कुछ एलॉयज है। मेटल होगा तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों होगा ऐसा? मेटल है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फ्री है एंड दे आर मूविंग हियर एंड देयर।
haphazardly they are colliding. Why resistance is occurring? Because there is a collision between them. उसका पेरेंट एटम बैठा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव होके पेरेंट एटम बैठा हुआ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पेरेंट एटम जो है वो आयन बन के अंदर सॉलिड इमोबाइल होके बैठा हुआ है, तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव आयन है तो। इलेक्ट्रॉन का अपना फील्ड है, नेगेटिव फील्ड है, तो एक दूसरे को खींचेगा कि नहीं खींचेगा। इस इलेक्ट्रॉन को अगर इसके ऊपर से पास करना है तो उसको ओवरकम करना पड़ेगा वो आयन का फील्ड, तो रेजिस्टेंस आ रहा है, समझ में आ रहा है। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ज्यादा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी तो ज्यादा भागेगा, ज्यादा भागेगा तो ज्यादा कोलिशन होगा, ज्यादा कोलिशन होगा ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, सीधी बात। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां पे मिलते हैं? कंडक्टर्स में मिलते हैं, मेटल्स में मिलते हैं। सो कंडक्टर्स का, मेटल का टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। प्योर मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं ना कि रेजिस्टेंस ऑफ ए प्योर मेटल इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, जिसको यूज करके हम क्या बनाते हैं? आरटीडी बनाते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। वही तो डिस्कशन किए थे लास्ट क्लास में। आरटीडी कैसे बनता है? टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। पीटीसी मटेरियल, प्लेटिनम यूज कर रहे हैं, ठीक। एनटीसी में क्या होता है? जैसे इंसुलेटर हो गया, अब इंसुलेटर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, कंडक्शन बैंड में एम्प्टी है, वैलेंस बैंड फुल है, ठीक है। अब क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उसका, तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मिलते मिलते एक आध तो इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा, आएगा तो उसमें से करंट पास होने लगेगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस उसका क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है। तो इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और कंडक्टेंस बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ आएंगे और एवलांच ब्रेकडाउन होगा, जल जाएगा मटेरियल। इंसुलेटर क्या हो जाएगा? जल जाएगा ना, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जल जाएगा एवलांच। जेडपीसी मटेरियल क्या है? इसमें टेम्परेचर बढ़ने से घटने से कोई मतलब नहीं होता है रेजिस्टेंस को। ये मेटल या नॉन मेटल नहीं है, ये एलॉय है, हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया है, एलॉय है कि टेम्परेचर के बढ़ने से या घटने से रेजिस्टेंस चेंज ना हो, ऐसा मटेरियल। और सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल क्या है जेडपीसी में? यूरेका, मैंगानीन एंड कॉन्स्टेंटन। यूरेका, मैंगानीन एंड कॉन्स्टेंटन, ठीक है। यूरेका, मैंगानीन एंड कॉन्स्टेंटन। ये मटेरियल, जेडटीसी मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट कब होता है हमारे लिए? जब हम लोग कोई एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं, ए मीटर बना रहे हो, आपका वोल्ट मीटर बना रहे हो, तो उसमें जो शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, मल्टीप्लायर लगाएंगे, तो ये मटेरियल यूज करेंगे, यूरेका, मैंगानीन, कॉन्स्टेंटन। अगर आपका टेम्परेचर के साथ उसका रेजिस्टेंस, अगर इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस अगर चेंज हो जाए तो जो मीटर का रीडिंग आएगा वो गलत आएगा। हाँ, पहले कुछ करंट दिखाएगा, थोड़ा देर बाद करंट जाते जाते उस मटेरियल का, कोयल का टेम्परेचर ऑटोमेटिक रेज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट कम दिखाएगा या ज्यादा दिखाएगा। इसीलिए हमको इंस्ट्रूमेंट में जेडटीसी मटेरियल का यूज करना है। वहां पे जहां पे रेजिस्टेंस वेरिएशन होने से दिक्कत हो रही है, यूरेका, मैंगानीन, कॉन्स्टेंटन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग? तो यस हो गया, याद रहेगा अभी। ओके, बात यहाँ पे था कि ओम्स लॉ बोलते हैं कि वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ेगा, और हमने क्या बोला कि वोल्टेज बढ़ा दो तो करंट घट जाएगा ट्रांसफार्मर में। ऐसा क्यों हो रहा है? उस सवाल का जवाब चाहिए मुझको। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रांसफार्मर में पावर रिमेन कांस्टेंट, पावर रिमेन कांस्टेंट। आपका इनपुट पावर जो होगा
उतना ही पावर आपको आउटपुट पे मिलेगा। यहाँ पे अगर P1 है और यहाँ पे P2 है तो P1 विल बी इक्वल टू P2। लॉसेस बहुत कम है यहाँ पे, देयर इज नो लॉस ऑलमोस्ट। ओके, सो P1 इक्वल टू व्हाट? V1 into I1। P2 इक्वल टू व्हाट? V2 into I2। सो P1 इक्वल टू P2 मतलब V1 I1 इक्वल टू V2 I2। अब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा दो तो करंट को घटाना पड़ेगा, नहीं तो पावर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो पावर ऑटोमेटिक घट जाए, करंट ऑटोमेटिक घटेगा। ओम्स लॉ में भी सेम है, आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट भी बढ़ता है, तो साथ में पावर भी तो बढ़ जाता है। ओम्स लॉ में पावर इज नॉट कांस्टेंट ना, वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगा तो पावर घटेगा, पावर इज चेंजिंग हियर ओम्स लॉ में। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है तो इसका इनपुट और आउटपुट में पावर बराबर है। सिंस पावर रिमेन कांस्टेंट, दैट इज द रीजन वोल्टेज बढ़ाने से करंट घट जा रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो पावर इक्वल टू V इंटू आई क्यों लिखते हैं हम लोग? पावर इक्वल टू वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देने से पावर क्यों आता है? पावर इक्वल टू व्हाट? डेफिनेशन बताओ। W बाई टी, वर्क डन ऑन यूनिट टाइम। वही पावर होता है कि कितना वर्क किया, तो एक सेकंड में या एक दिन में या एक घंटे में कितना काम कर सकता है मशीन या कोई एक ह्यूमन, वही उसका पावर है। तो पावर इक्वल टू W इंटू टी होने से मैं अगर लिख दूं पावर W बाई क्यू इंटू क्यू बाई टी, लिख सकते हैं, क्यू क्यू कट जाएगा, चार्ज लिख सकते हैं। वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज क्या बोलते हैं उसको? वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वोल्टेज। चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट। हो गया V इंटू आई। ये सारी बातें कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में दिया हुआ है, आप लोग नहीं देख रहे हो। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशंस जितने सारे दिए हुए हैं ना, उसमें सारा एकदम बढ़िया से इलेक्ट्रिक फील्ड से लेके हर एक चीज मैंने डिस्कस करके रखा हुआ है। एक बार देखो उसको, नहीं तो वो बेस लेवल कराने जाएंगे फिर वो सारा कैसे कवर करूंगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो डिस्कस तो करते ही रहेंगे। तो ये देखो, करंट क्या है? चार्ज अपन टाइम। वोल्टेज क्या है? वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा? W बाई टी। अब क्लियर हो गया? सो W V इंटू आई। ट्रांसफॉर्मर का भी फंडा थोड़ा बहुत हमारा क्लियर हो गया अभी। तो हमारे पास पावर प्लांट का पावर जनरेट करने के लिए दो ऑप्शन था। एक है हमारा डीसी करंट, दूसरा है हमारा एसी करंट। तो हमने देखा कि हमारे लिए एसी करंट प्रोड्यूस करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि एसी करंट में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मर यूज कर सकते हैं, डीसी में ट्रांसफॉर्मर यूज नहीं कर सकते। ट्रांसफॉर्मर में अगर डीसी करंट फेच करेंगे तो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी में अगर डीसी करंट लगा दोगे, डीसी सोर्स लगाओगे, क्या होगा? वायलिन। ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी में डीसी करंट अगर हम लगाते हैं तो क्या हो? पावर लॉस होगा। और भाई आपका ट्रांसफॉर्मर जल जाएगा, सीधी बात। क्यों जलेगा? अब हर एक सवाल के पीछे एक सवाल खड़ा होता है, हर एक सवाल के पीछे एक सवाल खड़ा होता है कि जल जाएगा सर बोल दिया तो क्यों जलेगा?
क्यों जलेगा? ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है? ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है? कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है बोलो? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर का थोड़ा देखना है बेटा। सो ट्रांसफार्मर का जो फंक्शनिंग होगा, प्रिंसिपल है, वो क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन पे है। सेल्फ इंडक्शन पे नहीं है, म्यूचुअल इंडक्शन पे है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पकड़ लो, ये मेरा कॉइल है। ये कौन सा कॉइल? प्राइमरी कॉइल। ये मेरा दूसरा कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल। एक प्राइमरी बनेगा, एक सेकेंडरी बनेगा। प्राइमरी कॉइल कौन सा? जिसमें सोर्स कनेक्ट होगा। सेकेंडरी कॉइल कौन सा? जिसमें लोड कनेक्ट होगा। अब प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर बेस करके हम प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बोल रहे हैं। हम प्राइमरी सेकेंडरी बोल रहे हैं किसमें सोर्स कनेक्टेड है। तो अगर यहां पे सोर्स कनेक्टेड किया तो ये बना मेरा प्राइमरी। यहां पे लोड कनेक्ट होगा, लोड कनेक्ट होगा। ठीक, पकड़ लो, सोर्स का वोल्टेज है V1। बहुत बढ़िया से समझना है इसको। V1 सोर्स लगाए हैं, तो V1 जैसे ही आप कनेक्ट करोगे, यहां पे मैं ब्रेकर दे देता हूं, एक स्विच की तरह दिखा रहा है, ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर लगाएंगे ना, जैसे ही मैं ब्रेकर को कनेक्ट करूंगा तो ट्रांसफार्मर में स्विच कनेक्ट करने से क्या हो जाएगा? करंट पास करेगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा। होगा कि नहीं? स्विच कनेक्ट कर दिया तो करंट पास करेगा। जब इससे करंट जाएगा तो करंट का डायरेक्शन ये है। लास्ट टाइम भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इसके ऊपर। जब भी किसी कॉइल से करंट पास करेगा, तो कंडक्टर से करंट पास करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? कैसे पता चलता है? अपना राइट हैंड से पता चलता है। राइट हैंड को कर्ल करो करंट के डायरेक्शन पे, कॉइल हो तो, और जो थंब है वो देगा आपका फ्लक्स का डायरेक्शन। अब फ्लक्स ऐसे आएगा तो ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, ये फ्लक्स इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। और अगर ऑल्टरनेटिंग सोर्स है तो फिर फ्लक्स का मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आई, है ना? ऑल्टरनेटिंग करंट है तो करंट चेंज होगा, तो करंट के साथ मेरा फ्लक्स भी चेंज होगा, सेम फेज पे चेंज होगा। देयर विल नॉट बी एनी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड फ्लक्स। फ्लक्स एंड करंट सेम फेज पे रहेगा। तो ये फ्लक्स जो है, ये इधर से एक बार, इधर से एक बार, मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। हम पकड़ लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा है। अब जैसे ये फ्लक्स है वो 0 to 5m तक आएगा ना, 0 to 5m तक आएगा मैक्सिमम, फिर 5m से 0 तक आएगा, 0 to 5m, I equal to 0 to Im, then Im to 0, again minus Im, again 0, यही होगा। तो 5 भी ऐसे ही ऑल्टरनेटिंग। I is equal to, अगर मैं लिखता हूं Im sin ओमेगा t, तो 5 will be equal to 5m sin ओमेगा t। क्लियर हो रहा है चीजें? सेम फेज पे है। एट t इक्वल टू 0 मैंने बोला कि 5 इस डायरेक्शन पे है, तो फ्लक्स जो है वो इधर से 0 से 5m तक वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे ही इस कॉइल में ये 5m वेरी करेगा तो इसमें क्या होगी? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। इस कॉइल के साथ भी तो ये 5m लगेगा, 5 लगेगा, तो इसमें क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? पकड़ लो, अभी हमारा लोड साइड ओपन है, लोड साइड ओपन है, सोर्स क्लोज्ड है, तो इधर से करंट गया, फाई आया, फाई यहां पे जैसे ही आया वेरी हो रहा है, तो इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा E1। उस E1 का डायरेक्शन क्या होगा?
वही E1 का डायरेक्शन पकड़ने के लिए कौन सा लॉ यूज करेंगे? लैंस लॉ. लैंस लॉ स्टेट्स दैट इट opposes द वेरी कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट. तो ये यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हुआ? ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स. तो इस फ्लक्स को अपोज करना पड़ेगा इसको. ये चाहेगा कि इस फ्लक्स को अपोज करें. मतलब E1 के वजह से एक फ्लक्स φ1 जनरेट हुआ और φ1 क्या कर रहा है? φ के अगेंस्ट में काम कर रहा है, φ को रोकने के लिए. तो φ को अगर रोकना है तो करंट कैसे बहना पड़ेगा इस कॉइल में? तो φ का डायरेक्शन इधर होगा, तो फिर करंट को उल्टा इस डायरेक्शन पे बहना पड़ेगा. इंड्यूस करंट उल्टा बहेगा. मेन करंट जो था उसका अगेंस्ट में इंड्यूस करंट बहेगी. सो ये E1 जनरेट हुआ. और यही φ, अभी तो लोड तो ओपन है, तो ये φ1 और φ क्या होगा? बराबर आएगा, ऑलमोस्ट बराबर, क्योंकि लॉसेस बहुत कम है इसमें. सिर्फ उतना ही जितना मैग्नेटाइजेशन के लिए चाहिए अंदर, उतना. बाकी तो φ1 इक्वल टू φ. तो एक दूसरे को काउंटर पार्ट कर रहे हैं, काउंटर पार्ट कर रहे हैं. तो इधर से अगर इस V1 के लिए अगर I करंट गया था और E1 के लिए I1 करंट आ रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है? अपोज कर दे रहा है. समझ में आ रहा है? तो करंट नहीं बह रही है, प्राइमरी से मिनिमम करंट जा रही है. सिर्फ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द करंट एंड लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट जा रही है. जितना इसमें आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस होगा उतना करंट. और मैग्नेटाइजेशन इस फाई को प्रोड्यूस करने के लिए जितना करंट चाहिए वो तुम्हारा एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस के वजह से जितना करंट चाहिए होगा उतना ही करंट इसमें से बहेगी. बाकी तो मेजर करंट को रोक के रखेगा. समझ में आया बात? लोड कनेक्टेड है नहीं. जब लोड आप कनेक्ट कर दोगे, यहां पे जैसे ही हमने लोड कनेक्ट किया, तो लोड कनेक्ट करते ही इसमें से करंट बहना शुरू करेगा लोड के थ्रू. लोड के थ्रू कितना करंट बहेगा? तो इसमें एक E2 इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा. फाई के वजह से एक E2 इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा. उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा? तो फाई किधर से जा रहा है? ऐसे जा रहा है. इस फाई को रोकना है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को, इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है. तो रोकना अगर है तो फाई 2 जो है वो उल्टा बहेगी इस डायरेक्शन पे. तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा. सो I2 का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस डायरेक्शन. समझ में आ रहा है? अब I2 भी पास हो रहा है, I1 भी पास हो रहा है, तो मशीन चल रहा है बढ़िया से. लेकिन अगर लोड नहीं है, मैंने लोड को ओपन कर दिया भाई, सो लोड को ओपन करते ही φ2 मेरा 0 हो गया. और इस φ2 की वजह से जो φ1 डैश आता उसको अभी बात नहीं कर रहा हूं. तो φ और φ1 क्या कर रहा है? एक दूसरे को काउंटर पार्ट कर रहा है. कॉइल में करंट बहुत मिनिमम करंट जा रहा है. लेकिन अगर ये एक डीसी करंट होता तो डीसी करंट होने से फाई जो है वो 0 टू φm होता और φm कांस्टेंट होके बैठ जाता. तो शुरुआत में 0 टू φm जब होता तो φ1 डेवलप होता, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता इसमें फॉर वेरी मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम. और उसके बाद ही ये कांस्टेंट हो जाता, स्टेडी हो जाता, φm हो जाता कांस्टेंट. तो φ1 क्या है? φ1 0 हो जाता. तो I1 क्या हो जाता? 0 हो जाता. I करंट तो रहता. और कोयल का रेजिस्टेंस क्या है? एकदम मिनिमम है, लॉसेस ना हो इसलिए. तो कोयल क्या हो जाता? I2R लॉस की वजह से हीट होके चलता. इसीलिए ट्रांसफार्मर में डीसी करंट नहीं लगाते हैं. लगाते हैं तो उसका अरेंजमेंट करके रेजिस्टेंस देके उसके बाद कनेक्ट करेंगे किसी कारण से. क्लियर हो गया बात ट्रांसफार्मर का? आसान नहीं? लास्ट में गड़बड़ हो गया. क्या गड़बड़ हो गया बोलो? क्या गड़बड़ हो गया? भाई एकदम स्टेप वाइज बता रहा हूं, देख लो. पहले हमने क्या किया? V1 को कनेक्ट किया. जैसे ही V1 को कनेक्ट किया तो इसमें से एक करंट बहेगी, I करंट बहेगी, है ना? तो I करंट के वजह से फाई फ्लक्स आया. फाई फ्लक्स के वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. E1 के वजह से E1 का जो डायरेक्शन होगा
उसके वजह से phi1 प्रोड्यूस होगा जो इसको काउंटर करेगी तो फिर इसमें से जो करंट पास करेगा वो इस करंट को काउंटर करेगा। तो मेरा मिनिमम करंट पास हो रहा है प्राइमरी से जब मेरा लोड ओपन है, तो मिनिमम करंट पास कर रहा है। कौन सा करंट पास कर रहा है? करंट पास कर रहा है ड्यू टू द लॉस कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। लॉस कंपोनेंट मतलब एडी करंट और हिस्टेरिसिस के वजह से जो लॉस होगा उतना करंट, बहुत मिनिमम। और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द करंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट मतलब इस फाई को सेटअप करने के लिए जितना करंट चाहिए था। हम कितना भी अच्छा मटेरियल ले ले, आइडियल मटेरियल तो होगा नहीं, आइडियल कोर तो होगा नहीं, उसमें लॉसेस रहेंगे, बहुत मिनिमम रहेंगे लेकिन रहेंगे। लॉस कल डिस्कस किया था, एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस, समझ में आया अभी? तो एक दूसरे को काट रहा है इसीलिए करंट कम जा रहा है। लेकिन अगर ये phi1 नहीं रहेगा तो I1 नहीं रहेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल बी पासिंग एंड कॉइल प्राइमरी उसका जल जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर। अब बात करते हैं, हम लोग थे यहाँ पे पावर प्लांट पे, एक से कहाँ तक जाना पड़ता है, बेस क्लियर ना हो तो दिक्कत है। तो भाई ऑल्टरनेटर लगाए हैं ताकि हम एसी करंट प्रोड्यूस कर सके। और एसी करंट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए दो चीज। एक चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और एक चाहिए कॉइल, आर्मेचर। ठीक है, तो ऑल्टरनेटर में ना हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, सप्लाई करेंगे कॉइल में डीसी करंट, और डीसी करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। और वो फील्ड बनाएंगे हम रोटर में। तो रोटर में एक कॉइल लपेट देते हैं और इसमें जैसे ही मैं कोई एक एक्साइटेशन वोल्टेज सप्लाई करूंगा, डीसी एक्साइटेशन वोल्टेज, तो इसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और फिर इस मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ के घुमा देंगे, मतलब रोटर को घुमा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा। स्टेटर में हम कॉइल लगाएंगे आर्मेचर का, वो 3 फेज कॉइल होगा, 3 फेज कॉइल का 3 लाइन निकलेगा। और इस जब फील्ड घूमेगा तो इस कॉइल में क्या होगा, एसी करंट आएगा। कितना वोल्टेज लेवल पे? 11 kV पे। ठीक, नहीं समझ में? क्यों नहीं समझ में? क्यों नहीं समझ में? ओके, सो क्या बोल रहे थे? 11 kV प्रोड्यूस होगा ना, ऑल्टरनेटर का आउटपुट क्या रहेगा? 11 kV। तो क्या कर रहे हैं कि कॉइल किसी भी जनरेटर का, जब जनरेटर बोलते हैं, चलो ठीक है थोड़ा सा और बता देता हूं, जब मैं बोल रहा हूं जनरेटर या फिर ऑल्टरनेटर, ओके, तो जनरेटर दो टाइप का हो सकता है, या तो डीसी जनरेटर होगा या फिर एसी जनरेटर होगा। एसी जनरेटर मतलब ऑल्टरनेटर और डीसी जनरेटर मतलब जनरेटर। चलो ठीक है, तो या तो डीसी होगा या फिर एसी होगा। दोनों ही केस में अगर मुझको ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, वोल्टेज जनरेट करना है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और एक मुझको कॉइल चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा? या तो नेचुरल मैग्नेट यूज करो या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट से बनाओ। नेचुरल मैग्नेट का में क्या मिलता है? नेचुरल मैग्नेट का नाम बताओ। लोडस्टोन या फिर मैग्नेटाइट बोलते हैं, लोडस्टोन या मैग्नेटाइट। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट तो यूज नहीं कर पाएंगे, पत्थर है भाई, हेवी हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, है ना, तो छोड़ दो इसको। अब आते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के ऊपर। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनेगा? दो तरीका है। आप आयरन का, लोहे का टुकड़ा ले लो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और उसको रख दो मैग्नेटिक फील्ड पे, कुछ देर रखो, ओवरनाइट रख दो, तो वो एक मैग्नेट बन जाएगा। तो एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बन सकता है।
लेकिन उसमें भी दिक्कत क्या है, आयरन का टुकड़ा होगा तो हेवी हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, जैसे जैसे उसका डाइपोल वीक होगा स्ट्रेंथ कम होगा। तो आर्टिफिशियली बना है लेकिन उसको यूज नहीं कर पाएंगे, इसको बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा। कब यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे मशीन्स के लिए परमानेंट मैग्नेट यूज कर सकते हैं, जैसे हमने पीएमएमसी डिवाइसेस, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल डिवाइसेस, या फिर छोटा मोटा जैसे आपका छोटा मोटा चीजें होगा तो उसमें हम परमानेंट मैग्नेट यूज कर सकते हैं। तो और क्या रास्ता है भाई मैग्नेट बनाने का, कि अगर करंट पास करता है किसी भी कंडक्टर से तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। ये ओर्स्टेड प्रिंसिपल से, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से हमने देखा था। साथ ही साथ मैं जो बोल रहा हूं ना, अगर एग्जाम देना है तो ये सारे नाम भी इंपॉर्टेंट है। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कि करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, कौन सा एक्सपेरिमेंट से आया था? तो पहला आदमी जिसने इस बात को नोटिस किया ही वाज ओर्स्टेड। तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से पता चला करंट पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड हम बना सकते हैं और ये हमारे हाथ में है कि कॉइल रख दो, जैसे ही आप करंट दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा, तो वो भी हमारे कंट्रोल में है। जितना जैसा स्ट्रेंथ चाहिए उतना हम रेगुलेट कर सकते हैं इसको। और 20 साल यूज करो तब भी अगर जैसे ही करंट दोगे उतना ही फील्ड बनेगा, तो फील्ड स्ट्रेंथ कमी नहीं होगी। लो कॉस्ट में आएगा, कॉइल का ही कॉस्ट है, बाकी आपका एक्साइटर का कॉस्ट है ना। सो वी विल बी यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे, है ना। सो वी विल बी यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए या फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या चाहिए हमको, अभी हमको चाहिए एक कॉइल जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और वोल्टेज को डेवलप कराने के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए कॉइल। तो अभी हमको दो कॉइल चाहिए, एक में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और एक में वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। जिसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा और उसको हम स्टैटिक रख रहे हैं यहां पर, और जिस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको रोटर में लगा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका भी कारण है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ कारण है। जैसे बताया डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। अब डीसी जनरेटर में फील्ड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये स्टैटिक होगा कि रोटेटिंग होगा, बताओ। डीसी जनरेटर में फील्ड जो है वो स्टैटिक होगा, क्या होगा, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। और आर्मेचर जो है रोटेटिंग होगा, मैंडेटरी है। डीसी जनरेटर में फील्ड स्टैटिक एंड आर्मेचर रोटेटिंग मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है, क्यों मैंडेटरी है, फॉर कम्यूटेशन पर्पस, कम्यूटेशन करने के लिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात जब मैं कर रहा हूं, देखो कहां कहां से बातें निकल के आती है। जब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं, मतलब इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस कब होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा किसी भी कॉइल में, जब फ्लक्स चेंज होगा तब जाके इंड्यूस ईएमएफ आएगा, है ना। तो फ्लक्स चेंज होने का दो तरीका है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसीलिए दो टाइप का इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। क्या क्या टाइप का इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, एक होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड और एक होता है डायनामिकली इंड्यूस्ड। स्टैटिकली इंड्यूस्ड मतलब जैसे ट्रांसफार्मर में आप देखे हो, ट्रांसफार्मर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया कॉइल में, उसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट देयर इज नो रिलेटिव स्पेस डिस्प्लेसमेंट और स्पेस वेरिएशन फ्लक्स में
और कोयल में स्पेस वेरिएशन नहीं है, क्या है, टाइम वेरिएशन है। समय के साथ आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो है ट्रांसफॉर्मर में। तो ये कैसा हो गया, स्टैटिकली, क्योंकि दोनों कोयल जो है वो स्टैटिक है। फ्लक्स जो पास कर रहा है कोर के अंदर, वो कोर भी स्टैटिक कंडीशन में। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको देखने को मिलेगा ऑल्टरनेटर पे, जनरेटर पे। यहां पे क्या हो रहा है कि आपका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक कॉइल रख दिया है और उस कॉइल को आप घुमा रहे हो। तो यहाँ पे फ्लक्स और कॉइल में क्या वेरिएशन हो रहा है, स्पेस वेरिएशन हो रहा है। फ्लक्स और कॉइल में स्पेस का वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पे था, यहाँ पे स्पेस वेरिएशन। समझ में आया स्पेस वेरिएशन एंड टाइम वेरिएशन का फंडा। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्रांसफॉर्मर में, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका जितना रोटेटिंग मशीन से सब में, चाहे मोटर हो, चाहे आपका जनरेटर हो, अल्टरनेटर हो, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलेगा। ई इज इक्वल टू बी एल वी और एल क्रॉस वी, ठीक है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में ई इज इक्वल टू एन डी फाई डी टी। बात एक ही है, अगर घुमा के देखोगे तो यही मिलेगा आप, ठीक है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, लेंजेस लॉ यूज करेंगे। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करेंगे या फिर राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे। ओके सो इंड्यूस्ड ईएमएफ दो टाइप का हो सकता है, वो देखा। अभी देखो, जब रोटेटिंग मशीन है और डीसी जनरेटर बनाना है, तो मैंने बोला कि भाई आपको कॉइल को स्टैटिक रखना पड़ेगा और फील्ड को स्टैटिक रखना पड़ेगा और कॉइल को घुमाना पड़ेगा। जब कभी भी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का नेचर क्या होगा, एसी होगा कि डीसी होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। कॉइल में जो करंट आएगा वो ऑल्टरनेटिंग नेचर का ही होगा, क्योंकि वो घूमने के वजह से आ रहा है या फिर चेंज होने के वजह से आ रहा है। तो वो चेंज हो रहा है, ईएमएफ जो आएगा वो भी चेंज ही होगा। ओके, साइमल्टेनियसली और एक बात बोल देते हैं कि भाई हमने देखा था I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, फाइव विल बी इक्वल टू फाइव एम साइन ओमेगा टी। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो क्या होगा, कॉस ओमेगा टी में आएगा, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज आएगा। फ्लक्स और ईएमएफ ये दोनों हमेशा 90 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेंगे। आप डी फाई डी टी कर लो, इसमें डी फाई डी टी करोगे, साइन का डेरिवेटिव लोगे तो कॉस में आएगा। कॉस में आया मतलब साइन और कॉस क्या है, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है, ठीक है। तो फ्लक्स एंड करंट ऑलवेज इन फेज कंपोनेंट। फेज समझ में आता है ना, फेज मतलब सेम टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है। और 90 डिग्री आउट ऑफ फेज मतलब 90 डिग्री बाद दूसरा वाला कंपोनेंट मैक्सिमम पे आ रहा है। तो ईएमएफ जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री आउट ऑफ फेज कंपोनेंट रहेगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, देखो मेरी बातें क्या होगी, जब सुन रहे हो ना तो सुनते जाओ बस, जब तक कंक्लूड ना हो, जब तक खत्म ना हो, सारा चीज जब खत्म होगा तब जाके क्लियर पिक्चर मिलेगा। क्योंकि एक जगह पे जा रहे हैं, वहां से फिर से दूसरी पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको अगर एक्सप्लेन करते तो वो बाकी बहुत सारा चीजें रह जाता, ठीक है। इसलिए पूरा का पूरा और रिपीट करना जरूरी होगा। एक बार फिर से जब रिपीट करोगे, अभी हो सकता है कि 10% समझ में आए, एक बार रिपीट करोगे 100% समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी आपको नेक्स्ट क्या बोलने वाला हूं उसका कोई आइडिया नहीं है आपको।
लेकिन सेकेंड टाइम जब आप देखोगे, इसी वीडियो को देखोगे, तो सेम वीडियो को देखोगे तो आपको पता है कि नेक्स्ट क्या बोलने वाला हूँ, अच्छा ये था, याद आ जाएगा, बस उतना है। 2 बार रिपीट करोगे, जिंदगी भर के लिए सेट हो जाएगा चीजें। तो हम क्या बोल रहे थे कि जनरेटर की बात कर रहे थे, ऑल्टरनेटर की, और यहाँ पे देखा हमने कि डीसी भी हो सकता है भाई, एसी भी हो सकता है। अब डीसी करंट बनाने के लिए हो, एसी करंट बनाने के लिए हो, हमको फील्ड और आर्मेचर की जरूरत है। डीसी में क्या है, स्टैटिक फील्ड और रोटेटिंग आर्मेचर चाहिए, क्योंकि कॉम्यूटेशन करना पड़ेगा। इस कॉइल में जो फील्ड प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, वो अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा, और अल्टरनेटिंग इन नेचर अगर होता है तो इसको डीसी बनाने के लिए हमको यहाँ पे कम्यूटेटर लगाना पड़ेगा, और कार्बन ब्रश से हम लोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। बीच में क्या लगेगा, कम्यूटेटर लगेगा, ठीक है। सो कम्यूटेटर कोयल के साथ कनेक्टेड है, कार्बन ब्रश फिक्स है, तो जब ये रोटेट करेगा ना, तो ये यूनिडायरेक्शनल करंट ही इस ब्रश में प्लस होगा, तो इस ब्रश में माइनस ही मिलेगा मुझको। समझ में आया? तो लोड को क्या दिखेगा, लोड को यूनिडायरेक्शनल करंट दिखेगा। समझ में आया? तो डीसी करंट बनाने के लिए जो डीसी जनरेटर होगा वो इसी तरीके से काम करेगा। और एसी जनरेटर में क्या है, कम्यूटेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ही मिल जाए मुझको, डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। अब डायरेक्ट अगर मैं कनेक्ट कर देता हूं तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया। यहाँ पे मैं स्लिप रिंग लगा दूं, कार्बन ब्रश लगा दूं, कुछ तो कंटिन्यूअस ऑल्टरनेटिंग करंट मिलेगा लोड को। क्लियर? तो यहां से समझ में आया कि डीसी में फिक्स्ड फील्ड रखना जरूरी है, अदरवाइज कम्यूटेशन कैसे करोगे? आर्मेचर को स्टैटिक रख दोगे तो फील्ड को घुमाएगा, तो करंट तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो करंट प्रोड्यूस होगा वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। फिर कम्यूटेट कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। फिर हमको रेक्टिफायर सर्किट बनाना पड़ेगा, उसमें ब्रिज रेक्टिफायर बना के हमको ये करना पड़ेगा, डीसी लेना पड़ेगा एसी से। समझ में आ रहा है? तो ऑल्टरनेटर के लिए जो फील्ड होगा वो स्टैटिक रखना से क्या दिक्कत है? ऑल्टरनेटर के केस में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको फील्ड जो है उसको स्टैटिक रखना पड़ेगा, आर्मेचर को रोटेटिंग रखना पड़ेगा, ऐसा रूल नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है उसको समझो, कि ऑल्टरनेटर में 11 केवी प्रोड्यूस होगा, 3 फेज हाई करंट प्रोड्यूस होगा, 700 एम्पियर किलो एम्पियर में करंट आएगा, ठीक है। 3 फेज में किलो एम्पियर में करंट आएगा। तो अगर मेरा रोटेटिंग आर्मेचर होगा और इसमें अगर किलो एम्पियर में करंट आ रहा है, तो रोटेटिंग है तो यहाँ पे तो आपको स्लिप रिंग लगाना पड़ेगा या फिर ब्रश लगाना पड़ेगा, किसी एक स्टैटिक डिवाइस के थ्रू ही आपको करंट को निकालना पड़ेगा ना। सिस्टम को तो डायरेक्ट कनेक्शन ऐसे नहीं कर सकते, नहीं तो पूरा का पूरा सारा सिस्टम भी घूमना शुरू करेगा, सारे लाइंस जो है ट्रांसमिशन लाइन सब ऐसे कचर पचर हो जाएंगे। तो ऐसा होगा कि उसको कनेक्ट करके रखे स्टैटिक, और वो घूम रहा है, कोयल घूम रहा है मेरा। अगर ऐसे रोटेट करता रहेगा तो जो स्लिप रिंग लगाएंगे उसका साइज सोचो कितना बड़ा देना पड़ेगा, किलो एम्पियर का करंट को हैंडल करना है ना। ऑल्टरनेटर के अंदर का जो कंडक्टर आपको लगाने पड़ेंगे कोयल, तो किलो एम्पियर में अगर करंट को हैंडल करना है तो उस कंडक्टर का साइज कितना बड़ा होना पड़ेगा। घर में जो करंट पास होता है आपका एसी के लिए, जो लाइन जाता है 2.5 या फिर 3.5 mm का लाइन लगाते हैं, इतना मोटा हो जाता है। तो इसमें कंडक्टर जाएगा किलो एम्पियर में, तो कितना बड़ा बड़ा बार देना पड़ेगा इसमें। तो अगर इतना मोटा बार देते हैं उसमें दिक्कत नहीं थी, चलो ठीक है, स्लॉट बना के हमने रख दिया। लेकिन उतना मोटा मोटा बार जब हम बैठाएंगे और उसको जब हम घुमाएंगे, तो उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, तो वो बार क्या होगा, उसको मैकेनिकली कनेक्ट करके रखना भी एक चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ बना के रखना पड़ेगा ना उस बार को हैंडल करने के लिए, वो भी चैलेंजिंग है। तीसरा प्रॉब्लम क्या आएगा कि इसमें हीट तो प्रोड्यूस होगा, I2R लॉस हमेशा होगा, हर जगह पे होगा। तो करंट अगर किलो एम्पियर में है तो हीट भी तो बहुत ज्यादा होगा, तो हमारा जनरेटर होगा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म होगा। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्म होगा, उसको ठंडा तो करना पड़ेगा। अब मशीन रोटेटिंग है, रोटेटिंग पार्ट को ठंडा करना बड़ा मुश्किल काम है, पानी तो डाल नहीं सकते हो भाई।
लेकिन स्टैटिक अगर रहेगा मेरा वही कंडक्टर, कंडक्टर का साइज छोटा हो जाएगा क्या स्टेटर में देने से? नहीं होगा, सेम साइज का ही कंडक्टर देना पड़ेगा। करंट कम हो जाएगा? नहीं होगा, करंट भी सेम ही करंट ही जाएगा। हीट कम हो जाएगा? नहीं होगा, हीट भी सेम होगा। लेकिन अगर स्टैटिक स्टेटर में जब मैं कंडक्टर को लगा के रख रहा हूं तो इस स्टेटर के अंदर में होल बना सकते हैं और उसके अंदर से हम लोग कोई एक कूलेंट पास कर सकते हैं। इजीली कूलेंट पास कर दो तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो कूलेंट लेके निकल जाएगा, ठंडा कर सकते हैं आसानी से। इसीलिए वी प्रेफर इन केस ऑफ ऑल्टरनेटर वी प्रेफर स्टैटिक आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड। स्टैटिक आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड। ऑल्टरनेटर में क्या प्रेफर करेंगे? स्टैटिक आर्मेचर, रोटेटिंग फील्ड। डीसी में क्या प्रेफर करेंगे? प्रेफर नहीं, डीसी में मैंडेटरी है, यहां पे प्रेफरेंस की जगह ही नहीं है। डीसी बनाना है तो भाई रोटेटिंग आर्मेचर होना पड़ेगा। क्लियर हो गया मेरे बात? अब आते हैं इसमें कि भाई अगर जनरेटर में स्टैटिक आर्मेचर रखना है तो आर्मेचर को हमने लगा दिया स्टेटर पे, आर्मेचर को लगा दिया स्टेटर पे, और आर्मेचर पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो हमको चाहिए 3 फेज, मतलब 3 कॉइल लगा देंगे। 3 कॉइल का जो स्पेस डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, कैसे रखेंगे? 120 डिग्री अपार्ट रखेंगे। तो 3 फेज कनेक्ट हो गया, मतलब 3 कॉइल इसमें, 1 2 3 कॉइल। तीनों कॉइल को हमने स्टेटर में लगाया और 120 डिग्री स्पेस डिस्प्लेसमेंट पे कनेक्ट कर दिया। रोटर में हमने एक ही कॉइल लगाया सिंगल फेज का और वो उसमें डीसी एक्साइटर कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने एक्साइटर लगा दिया। एक्साइटर डीसी करंट देगा तो एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक। और 3 फेज कॉइल यहां पे लगा के रखा है। एक्साइटर को ऑन करो, करंट आया, फील्ड प्रोड्यूस हुआ, लेकिन यहां पे जनरेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फील्ड में और कॉइल में रिलेटिव मोशन कुछ नहीं है, वेरिएशन नहीं है, ना तो टाइम वेरिएशन है ना ही स्पेस वेरिएशन है। तो या तो टाइम का वेरिएशन कर देते, एक्साइटर को एसी टाइप बनाते तो जनरेशन आता, या फिर इसको क्या करना पड़ेगा? घुमा देना पड़ेगा। अभी हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? इस रोटर को पकड़ के घुमा देंगे। तो घुमाने के लिए हाथ से तो घूमेगा नहीं, घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बोलो? कौन घुमाएगा इसको? धनजीत घुमाएगा। कौन घुमाएगा? टरबाइन घुमाएगा। तो हम इसमें घुमाने के लिए क्या लगाएंगे? टरबाइन लगा देंगे। टरबाइन लगा देंगे। अब ये टरबाइन बहुत सारे अलग अलग डिजाइन के हो सकते हैं, टाइप्स के हो सकते हैं। गैस टरबाइन हो सकता है, स्टीम टरबाइन हो सकता है, या फिर हाइड्रो टरबाइन। गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, हाइड्रो टरबाइन, 3 टाइप के टरबाइन हो सकता है। हाइड्रो मतलब हाइडल में लगेगा, वाटर टरबाइन। स्टीम टरबाइन थर्मल में लगेगा, गैस टरबाइन थर्मल में लगेगा। थर्मल मतलब क्या है? जहां पे हीट इन्वॉल्व है। गैस टरबाइन में जो गैस आएगा किस टाइप का गैस है? नेचुरल गैस है। गैस टरबाइन में क्या गैस यूज करेंगे? नेचुरल गैस, ओएनजीसी वगैरह देगा आपको। नेचुरल गैस में कौन सा गैस रहता है? मेनली मीथेन गैस रहता है। मेजर कंपोनेंट इज मीथेन, गैस टरबाइन में लगेगा। स्टीम टरबाइन के लिए क्या चाहिए हमको? स्टीम टरबाइन को घुमाने के लिए स्टीम चाहिए, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे स्टीम चाहिए। और हाइड्रो टरबाइन के लिए वाटर चाहिए। तो पानी तो ऐसे डालने से नहीं होगा, वाटर का हेड चाहिए। हेड मतलब प्रेशर चाहिए। हाइट जितना बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, उसको छोड़ोगे उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसी काइनेटिक एनर्जी से घूमेगा, एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो हाइट बढ़ा दिए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया।
सो ये 3 टाइप के टरबाइन हो सकते हैं। समझना बात। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग स्टीम टरबाइन यूज कर रहे हैं, पकड़ लो। ओके, स्टीम टरबाइन लगा दिए ऑल्टरनेटर को घुमाने के लिए। स्टीम आएगा कहां से, स्टीम आएगा कहां से, बॉयलर से आएगा। यहाँ पे मुझको लगाना पड़ेगा बॉयलर। बॉयलर स्टीम जनरेट करेगा, स्टीम टरबाइन को सप्लाई करेगा, स्टीम टरबाइन घूमेगा, ऑल्टरनेटर को घुमाएगा और 11 kV वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। बट यहाँ पे सवाल फिर से आता है कि घुमा तो देंगे, आरपीएम क्या रखे, कितना स्पीड में घुमाना है, ऐसे ही घुमा देने से होगा क्या, उसका कैलकुलेशन क्या हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो स्पीड का जब हम बात करेंगे कैलकुलेशन, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितना है, अमेरिका में कितना है, 60 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज में 50 हर्ट्ज चाहिए, तो कितना स्पीड में घुमाना होगा वो देखना पड़ेगा। तो एक कैलकुलेशन है, F इज इक्वल टू P डेल्टा N बाई 120। ये हर जगह पे जहां कहीं पे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, घूमेगा, और फ्रीक्वेंसी जो होगा वो कितना होगा, P डेल्टा N बाई 120 होगा। P इज नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल कितना है, डेल्टा N इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द आर्मेचर। Delta N is the relative speed between magnetic field and the armature divided by 120, 60 into 2. अरे ये ऐसा है ना, पकड़ लो, P नंबर ऑफ पोल्स है, ये जनरेटर है, इसमें 1 पोल 2 पोल 3 4 पोल है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। सो पेयर में है ना, यहां से यहां तक ये आपका पोल पिच, तो P/2 फील्ड घूम रहा है, साथ में अगर आपका आर्मेचर भी घूमेगा तो रिलेटिव स्पीड कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो डेल्टा N बाई 60, N इज इन आरपीएम, तो N बाई 60 आएगा, सो P डेल्टा N बाई 120 आएगा। ठीक, तो F इक्वल टू P डेल्टा N बाई 120। यहाँ पे डेल्टा N क्या हो जाएगा, N ही हो जाएगा जितना हम इसको घुमाएंगे, क्योंकि हमारा तो आर्मेचर स्टैटिक है, तो आर्मेचर जब स्टैटिक है तो उसका तो आरपीएम 0 है, तो डेल्टा N इज इक्वल टू N इज द आरपीएम ऑफ द रोटर। समझ में आया, रोटर का आरपीएम। सो N विल बी इक्वल टू 120 F बाई P होगा, N will be equal to 120 F by P। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, F तो फिक्स्ड है 6000 हो गए बाई P। F is 50 hours, मतलब 120 into 50 मतलब 6000 बाई P। अब डिपेंड किस पे कर रहा है, स्पीड डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पोल्स पे, कि जो ऑल्टरनेटर हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस ऑल्टरनेटर का नंबर ऑफ पोल्स कितना है। 2 पोल ऑल्टरनेटर हो सकता है, 4 पोल ऑल्टरनेटर हो सकता है, 6 पोल हो सकता है, 8 पोल हो सकता है, 20 पोल हो सकता है। तो इफ P इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू कितना होगा, आरपीएम। इफ P इज इक्वल टू 4, N इक्वल टू कितना होगा, 1500। If P is equal to 6, N will be equal to 1000. If P is equal to 12, N is equal to कितना हो जाएगा, 500 होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ पोल्स इंक्रीज करते जा रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, स्पीड क्या हो जाएगा, कम होता रहेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ पोल्स बढ़ेगा, इसका बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, तो
तो यहां से यहां तक ही तो जाना है एक साइकिल के लिए, तो धीरे धीरे घुमाओ, बड़ा सरकमफ्रेंस लगेगा, है ना। थार्मल में, थार्मल पावर प्लांट्स में जो स्टीम टरबाइन लगाएंगे, गैस टरबाइन लगाएंगे, तो टरबाइन का आरपीएम होता है बहुत ज्यादा। अगर बड़ा टरबाइन है ना, तो बड़ा टरबाइन का आरपीएम रहेगा एकदम मिनिमम आरपीएम अगर आएगा तो वो 3000 का आएगा, उससे कम में टरबाइन नहीं आएगा। और छोटा टरबाइन अगर होगा, पकड़ लो 10 मेगावाट, 15 मेगावाट, 50 मेगावाट, 20 मेगावाट, ऐसा छोटा टरबाइन है 100 मेगावाट, उसका आरपीएम हो जाएगा बहुत ज्यादा, 8000, 10,000, 12,000, 15,000 आरपीएम का टरबाइन आएगा। उसका कैलकुलेशन है, क्योंकि जैसे जैसे उसका साइज छोटा होगा तो नंबर ऑफ स्टेज कम होंगे। नंबर ऑफ स्टेज, टरबाइन का नंबर ऑफ स्टेज रहता है ना, बड़ा टरबाइन होगा तो नंबर ऑफ स्टेजेस ज्यादा होंगे। तो प्रेशर ड्रॉप उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन, कि धीरे धीरे होना चाहिए, कंपाउंडिंग ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी। अगर एक ही स्टेज में आप प्रेशर और टेम्परेचर मतलब एंथैल्पी पूरा ड्रॉप कराओगे तो इसका स्पीड अनलिमिटेड हो जाएगा, टरबाइन का स्पीड बहुत हाई हो जाएगा, इनफाइनाइट, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम इसको नंबर ऑफ स्टेज में बनाते हैं, कि एक स्टेज से आया, फिर प्रेशर को कंट्रोल किए, वेलोसिटी कंट्रोल किए, फिर से गया, इसको बोलते हैं प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। टरबाइन का प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग बोला जाता है, कि प्रेशर को भी कंपाउंड करेंगे, वेलोसिटी को करेंगे, और फिर नंबर ऑफ स्टेज बनाएंगे टरबाइन में। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ा टरबाइन है तो मेरा 3000 आरपीएम तक ला सकते हैं। थोड़ा जितना स्पीड को कम करना है उतना बड़ा होता है, उसका केसिंग का साइज बड़ा होगा, रोटर का साइज बड़ा होगा टरबाइन का, समझ में आ रहा है। और जितना छोटा करोगे, जितना कॉम्पैक्ट करोगे, उतना उसका स्पीड बढ़ेगा। तो थर्मल पावर प्लांट में या तो आप ऑल्टरनेटर, 2 पोल का ऑल्टरनेटर लगा दो और एक टरबाइन लगाओ जिसका 3000 आरपीएम है, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट कपलिंग। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कपलिंग। टरबाइन के साथ ऑल्टरनेटर डायरेक्ट कपल हो गए। लेकिन टरबाइन का आरपीएम, अगर छोटा टरबाइन ले रहे हो तो टरबाइन का आरपीएम है पकड़ लो 8000, और जनरेटर तो 8000 आरपीएम का मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? गियर बॉक्स लगाएंगे। क्या लगा देंगे यहाँ पे? गियर बॉक्स लगाएंगे। गियर बॉक्स में 2 पार्ट दिख रहा है। ये तो हो जाएगा मेरा हाई स्पीड शाफ्ट, हाई आरपीएम पे घूम रहा है, हाई स्पीड पे घूम रहा है। ये हो जाएगा लो स्पीड शाफ्ट, लो आरपीएम पे घूम रहा है ना। बड़ा सा व्हील लगाए हैं लो स्पीड करने के लिए। क्या है? ये तो बहुत फास्ट घूमेगा, ये जब 10 चक्कर मार रहा है ये 1 चक्कर मारेगा, बड़ा व्हील है तो ये 10 चक्कर मारेगा तो ये 1 चक्कर घूमेगा, तो रिड्यूसिंग है, समझ में आ रहा है। तो ये लो स्पीड शाफ्ट है। और ये बड़ा जो व्हील है ना, इसको बोला जाता है व्हील। छोटा जो गियर है ना, इसको बोला जाता है पिनियन। ये लगा दिए गियर बॉक्स। अब क्या है, मैं 8000 से 1500 आरपीएम पे डाउन कर लेगा, मतलब 4 पोल का अल्टरनेटर लगा रहा हूं। 8000 से 3000 करो, 8000 से 1500 करो, तो गियर बॉक्स लगा के ये डायरेक्ट कपलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब प्रोसेस को समझते हैं फिर से। हमारा जरूरत क्या था? जरूरत ये था कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। कितना मेगावाट का करेंगे? तो मेगावाट तो पावर हो गए। वोल्टेज क्या रहना है? 11 केवी पे चाहिए। मेगावाट कितना चाहिए? वो तो पावर की कैपेसिटी उस हिसाब से डिजाइन करेंगे बाद में। 11 केवी का अगर चाहिए मुझको ऑल्टरनेटर, तो हमको पता है कि 2 कॉइल चाहिए, एक स्टेटर पे लगेगा, एक रोटर पे लगेगा। रोटर में मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और स्टेटर में आर्मेचर लगा देते हैं। क्यों लगाना है वो आप समझ गए हो, है ना। दिक्कत क्या आएगी? टेम्परेचर बढ़ेगा, ये फला। नाउ एक्साइटर कनेक्ट कर दिए और डीसी सप्लाई कर दिए इसमें।
ये जो एक्साइटर होता है वो कनेक्टेड होता है थ्रू AVR, इसको बोला जाता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर ये ऑटोमेटिक एक्साइटेशन को कंट्रोल करता रहता है 11 kV को मेंटेन करने के लिए। ठीक, अब एक्साइटर से करंट दे दिए तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड जो बना वो बना डीसी, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा है तो इसको घुमाना पड़ा। घुमाने के लिए हमने लगाया टरबाइन। टरबाइन जो लगाया, चलो ठीक है, स्टीम टरबाइन लगा दिया। स्टीम टरबाइन को घुमाने के लिए मुझको बॉयलर लगाना पड़ा। बॉयलर से स्टीम आएगी, ये घूमेगा। दिमाग में आया भाई घुमाए तो कितना आरपीएम पे घुमाएंगे, हर कोई अगर अलग अलग आरपीएम पे घुमा रहा है तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगे, तो फ्रीक्वेंसी तो फिक्स्ड होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी हमने रख दिया 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज में घुमाना है तो आरपीएम रहना चाहिए, अगर 2 पोल का मशीन है तो 3000 आरपीएम, 4 पोल का मशीन है तो 1500 आरपीएम, 6 पोल का है तो 1000 आरपीएम। मतलब हाइड्रो प्लांट या फिर तुम्हारा जो लो आरपीएम वाला टरबाइन होगा, उसके लिए जो ऑल्टरनेटर सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाना पड़ेगा मुझको टू मेंटेन 50 हर्ट्ज। ठीक, हमने क्या किया, एक टरबाइन लिया जिसका आरपीएम है 8000। तो 8000 आरपीएम से मुझको चाहिए, ये 4 पोल का ऑल्टरनेटर है तो 4 पोल का है तो 1500 चाहिए। यहाँ पे लगा दिया मैंने गियर बॉक्स। गियर बॉक्स का बड़ा वाला व्हील को, चक्का को क्या बोल रहे हैं, व्हील। छोटे वाले को बोल रहे हैं पिनियन। छोटा वाला क्या है, हाई स्पीड शाफ्ट है के साथ कनेक्टेड है। हाई स्पीड शाफ्ट कौन सा है, टरबाइन का हाई स्पीड है भाई। ऑल्टरनेटर के साथ जो कनेक्टेड है उसको हम बोल रहे हैं लो स्पीड शाफ्ट। ठीक, अब ये घूमेगा तो इसको घुमाएंगे 1500 पे तो मिलेगा 50 हर्ट्ज आरपीएम फ्रीक्वेंसी। क्यों, F इक्वल टू 120 F, N इक्वल टू 120 F बाई P, उस हिसाब से मिल रहा है मुझको। आरपीएम हो गया फिक्स। समझ में आया बात। अब यहां से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म नहीं होता है, यहाँ से शुरू होता है। ये तो थियोरेटिकल फंडा था, इतना कोई भी बता देगा आपको। इससे हम नहीं चला पाएंगे प्लांट। प्लांट को चलाने के लिए इसके अंदर का हर एक ऊर्जा जानना पड़ेगा। तो ये होगा प्रोसेस। यहां से यहां तक कितना काम है, कुछ भी नहीं है। ये तो ऑटोमेटिक घूम रहा है तो ये चल रहा है तो ये जनरेट हो रहा है। सारा काम आएगा आपका बॉयलर में। मेन काम बॉयलर में जो आपको स्टीम चाहिए, स्टीम जो बनाना है, उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। पानी चाहिए, स्टीम बनेगा तो पानी तो चाहिए ना, पानी से ही स्टीम बनेगा। और क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। फ्यूल सॉलिड लिक्विड गैसेस कुछ भी हो सकता है, एक फ्यूल चाहिए। और क्या चाहिए, हवा चाहिए। यार नहीं होगा तो कंबशन नहीं होगा यार, हवा चाहिए। ठीक है, तो सारा सिस्टम हमको अभी काम करना है इसके ऊपर। पानी चाहिए, तो पानी जो लगाएंगे बॉयलर में, वो पानी किस टाइप का पानी होना चाहिए, डीमिनरलाइज पानी, गर्म पानी है, गर्म पानी चाहिए इसको। हाँ? गर्म तो ये करेगा। पानी जो चाहिए, जो हम पानी पीते हैं, साफ पानी चाहिए ना, साफ पानी चाहिए बॉयलर में। ये वाला पानी यूज कर सकते हैं बॉयलर में। हम्म, कर सकते हैं क्या, हम्म, नहीं कर सकते हैं, मैंने बोल दिया पहले। क्यों नहीं कर सकते हैं मिनरल वाटर बॉयलर के अंदर, रास्टिंग, अच्छा। हम्म, आयरन, देखो मिनरल्स जो होंगे, मिनरल्स मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, कुछ भी मिनरल हो सकते हैं। अगर मिनरल्स प्रेजेंट है पानी में, और जब आप टेम्परेचर में उसको बॉयल करोगे, हीट आउट करोगे, तो मेटल जो रहेगा, आयरन का ट्यूब्स होंगे ना बॉयलर के अंदर, वो ट्यूब में स्केल फॉर्म करेगा, स्केलिंग फॉर्मेशन होगा। अब देखना, आपके घर में जो पानी है, अगर आयरन वाला पानी है आता है, और उसको जब आप बॉयल करते हो तो बर्तन के नीचे एक लेयर बन जाता है और हार्ड लेयर बनता है।
बनता है ना, तो वो ऐसा स्केल फॉर्मेशन हो जाता है। जो लोग ज्यादा आयरन वाला पानी यूज करते हैं तो देखना उसके दांतों में भी रेडिश स्केल फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं स्केल फॉर्मेशन। स्केल फॉर्मेशन अगर हो गया बॉयलर के ट्यूब के अंदर, तो जो बाहर से टेम्परेचर पास करना था वो टेम्परेचर प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा पानी में प्रॉपरली, तो दिक्कत क्या आएगी? एक तो एफिशिएंसी डाउन होगी, छोड़ दो। दूसरी दिक्कत है उसका जो मेटल का टेम्परेचर है, वो मेटल का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। हीट अगर ट्रांसफर हो जाता तो मेटल टेम्परेचर एक लिमिट तक था, उससे ज्यादा नहीं जा रहा था, हीट ट्रांसफर हो जा रहा था। लेकिन अभी क्या हो जाएगा, मेटल का टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि सारा हीट पानी में नहीं जा रहा है। जब पानी में टेम्परेचर नहीं जा रहा है, स्टीम का टेम्परेचर कम आ रहा है, तो आप टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ज्यादा फीडिंग करोगे। फीडिंग ज्यादा करोगे मतलब एफिशिएंसी कम हो रहा है, और जैसे जैसे फीडिंग कर रहे हो मतलब हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो फर्नेस के अंदर, तो टेम्परेचर मेटल का क्या हो रहा है, और ज्यादा बढ़ रहा है, हीट ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा है। तो अल्टीमेटली एक टाइम पे क्या हो जाएगा, मेटल रप्चर हो जाएगा, मेटल डैमेज हो जाएगा। समझ में आएगा बाबू? हर एक चीज में कितना लॉजिक है, कितना टेक्निकलिटी है ना। सिर्फ वो पानी जिसको रोज पीते हो, नहाते हो, धोते हो, उस पानी को देखोगे तो उसमें कितनी सारी चीजें हैं जो हमको समझना पड़ेगा अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर में। ठीक है, सो बॉयलर में हम कोई भी पानी यूज नहीं कर सकते हैं। बॉयलर के लिए प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर चाहिए। जो पानी हम खाते हैं पीते हैं वो क्या है, मिनरल वाटर है। हमको मिनरल चाहिए, बॉयलर को मिनरल की जरूरत नहीं है, उसको नहीं चाहिए मिनरल। समझ में आया बात? अब पानी की बात कर लिए, पानी में डिमिनरलाइज्ड वाटर होगा। इम्प्यूरिटीज, वाटर में बहुत सारे इम्प्यूरिटीज है, उसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास, आने वाले क्लासेस में। और उन सारे इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए हमको कुछ प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसको हम कहां पे रखेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब पानी को साफ करने के लिए हमको एक अलग से प्लांट बैठाना पड़ गया। कौन सा प्लांट? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बैठा दिए, वहां पे पानी साफ होगा। क्लियर? फिर वो साफ पानी कहां पे आएगा, हमारे बॉयलर पे आएगा। तो बॉयलर पे आने का भी प्रोसेस रहेगा, उसमें डिएरेटर होंगे, फिर कुछ प्रोसेस के थ्रू इकोनोमाइजर होगा, कुछ कुछ है, उसके थ्रू बॉयलर में पानी आएगा और वो बनेगा स्टीम। बनाने के लिए चाहिए फ्यूल। अब डिपेंड करेगा हम कौन सा फ्यूल यूज करें। हम बायोमास यूज कर सकते हैं। बायोमास मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो राइस हस्क है, पेडी हस्क है, शुगर केन है। तो शुगर केन से रस निकाल दिया, उसके बाद क्या करोगे, बेगेज से जलाओ उसको, बेगेज फायर्ड बॉयलर। तेल है तो तेल फायर्ड बॉयलर, गैस है तो गैस फायर्ड बॉयलर। तो बॉयलर का फ्यूल किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये बॉयलर को किस टाइप का बॉयलर हम बोलेंगे। अलग अलग टाइप के बॉयलर आते हैं, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे एएफबीसी बॉयलर को। एएफबीसी बॉयलर, सीएफबीसी बॉयलर, पीएफबीसी बॉयलर, पीएफ बॉयलर, ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर, डब्ल्यूएचआरबी बॉयलर। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रियल बॉयलर से, बड़े लार्ज स्केल में। छोटा बॉयलर में कोकरान बॉयलर, लैंकेशियर बॉयलर, बेबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर, ये सब छोटे बॉयलर्स होते हैं। लोकोमोटिव बॉयलर, ये सब छोटे बॉयलर है। हम पढ़ेंगे बड़ा वाला, हाई प्रेशर वाला। ठीक है, हाई प्रेशर बॉयलर जिसमें प्रेशर हाई रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, और उसके सारा कंपोनेंट। अब ये जो कंपोनेंट्स होंगे बॉयलर को चलाने के लिए, स्टीम को बनाने के लिए, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? हमारा पीएलसी और डीसीएस। कोयला आएगा, तेल आएगा, स्टीम जाएगा, वो सारा जो कंट्रोल कहाँ से होगा? पीएलसी और डीसीएस के थ्रू होगा। स्काडा सिस्टम लगाएंगे। अब वो बैठ के बंदा देखेगा कि पानी का लेवल कितना है भाई, कहीं पानी का लेवल तो कम नहीं हो जा रहा है, ड्रम में पानी कितना है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है। प्रेशर कम हो जाएगा तो फ्यूल फीडिंग को बढ़ाओ, टेम्परेचर कम हो जा रहा है, फ्यूल फीडिंग को बढ़ाओ।
या फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम है क्या, वो उसको देखो। बहुत सारी बातें आएंगी और वो सारा कंट्रोल हम कैसे करेंगे, थ्रू पीएलसी एंड डीसीएस। उसके लिए हमको डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। लेवल है तो लेवल ट्रांसमीटर यूज करेंगे, यूज करेंगे। फ्लो मेजर करना है तो हम फ्लो ट्रांसमीटर, फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस यूज करेंगे। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके ऑटोमेशन के थ्रू इसको कंट्रोल करेंगे। तो ये होगा पूरा का पूरा एंटायर प्रोसेस जिसको हम कंट्रोल करेंगे। ये छोटा मोटा चीज नहीं है। आज जितना सारा मैंने बात किया, हो सकता है कि सारी में से 10% घुसा हो, लेकिन उतना सफिशियंट है। ये सारा जो सुन लिया ना, एक बार तो सुन लिया, एक लेयर तो बन गया। कुछ कुछ नया नया चीजें, नया नया नाम आया, स्टैटिकली इंड्यूस, डायनामिकली इंड्यूस, ट्रांसफॉर्मर, ये होता है, वो होता है, पानी आ रहा है। कुछ एक आइडिया, एक लेयर तो बना। अब उसके ऊपर क्या करना है, ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना है, बढ़िया से धीरे धीरे उसको उठाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर तुम लोग अपने से एफर्ट नहीं दोगे, मेरे को तो जितना बोलना है मैंने बोल दिया, अगर बोलते हो तो और 2 घंटा बोल देता हूँ। इसको भी खोल के रख देता हूँ, इसको खोल के रख देता हूँ, इसको रखता हूँ, इसको रखता हूँ, सबको खोल के रख दूंगा। मेरे लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉयलर का अंदर का एक एक पार्ट्स को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, एक एक पैरामीटर को डिस्क्राइब कर सकता हूँ। आज का आज अभी आप ले सकते हो, नहीं ले पाओगे, सारा उड़ जाएगा, है ना। दिमाग का एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, उससे ऊपर वो दिमाग और काम नहीं कर सकता है, नहीं ले पाएगा। लेकिन वही दिमाग को अगर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके फीड करते रहोगे तो वो बैठता रहेगा। एक लेयर दिए, उसको सूखने दिए, उसके ऊपर दूसरा लेयर दिए। पेंटिंग किए हो ना कभी, अगर हम एक ही साथ कि पहला प्राइमर मारे उसके ऊपर कलर मार दिया होगा, नहीं, पहला प्राइमर मारेंगे, उसको छोड़ देंगे, वो सूखेगा, उसके ऊपर फिर से कलर करेंगे। तो वो उतना रिटेंशन टाइम अपने दिमाग को देना पड़ेगा। आपका दिमाग अभी से ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो क्लास कर लिए और बाहर गए और सब भूल गए, चलो ठीक है अगला क्लास में आके फिर से देखेंगे। आपका ड्यूटी यही है कि आप घर में जाओगे तो ये वीडियो अपलोड होगा, इसी वीडियो को फिर से देखो, उसका नोट्स बनाओ। मैं अगर साइमल्टेनियसली आपको अगर नोट्स लिखाने जाऊंगा या फिर थियोरेटिकल नोट्स लिखाऊंगा तो इतना सारा चीज कवर नहीं कर पाऊंगा। इतना कवर करने में मुझको हफ्ता 10 दिन चला जाएगा। आप फिर से देखो बैठ के, क्या मेरे को याद है सारा। मैं इतना सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ाता हूँ सारा चीजों को लेके कि आप आराम से याद रख सकते हो चीजों को। अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उतना एफर्ट दो कि घर में जाके ना वीडियोस को देखो। जितने सारे वीडियोस में बार बार रिपीट करता हूँ जो बैच में रखे हुए हैं आपके, उन वीडियोस को एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में देखते जाओ। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को पहले देखो। देखो कॉन्सेप्ट अगर नहीं होगा तो इतना समझ में आता क्या, नहीं आता। कुछ समझ में आता और फिर से भूल जाते। अभी नहीं भूलोगे। कान को पकड़ना आना चाहिए। कान पकड़ के खींचोगे, सर ऑटोमेटिक निकल के आ जाए, है ना भाई। वायलिना, बहुत कुछ समझ में आया। और ये सारी बातें आपके एग्जाम्स में भी काम में आएंगी। बॉयलर का, टरबाइन का, सब, चाहे मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, इंस्ट्रूमेंट का हो, सब में जरूरत पड़ेगा ये सारी बातें। ओके, और थोड़ा खींचे, कर सकते हैं और थोड़ा। हम्म, बोलो, तुम लोग बोलो जो तो खींच सकते हैं और। हो गया सर, आज के लिए बहुत हुआ। ठीक है, तो जितना भी किए ना आज, उसको एक बार देख लेना घर में जाके। ओके, उसका नोट्स बनाओ, और नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाओ रे। टॉपिक वाइज जो भी, मतलब डे वाइज कि आज यही हुआ, एटलीस्ट वो नाम लिखा होना चाहिए जितना सारा टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर क्लास में नहीं कर पा रहे हो, वीडियोस देख के बना लो फिर घर में। 2 बार ये वीडियो देखोगे ना तो आप खुद एक्सपर्ट बन जाओगे। नहीं बन सकता है, हाँ, फिर मेरा रिप्लेसमेंट बनेगा। अब तो सीख गए बोले, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाओ रिप्लेसमेंट, लेकिन सीख लो इसको, मेरे लिए अच्छा है।
I need some person who can take this chart. यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा सके इस तरीके से, एक साथ खींच सके चीजों को। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है कॉपी लिए और इसको नोट दिए लिखाए, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। ऐसा हो कि यार इसको खींचे तो ये यहाँ पे अटक गया, क्यों अटक गया, तो इसको एक्सप्लेन कर सके, उसका लॉजिक पता हो। टेक्निकली जब हमको लॉजिक पता होगा कि इसलिए है, तो हम खुद से बहुत सारी चीजें एडिशनल सोच भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। इंटरव्यू में जाओगे तो एक जगह पे फंसोगे तो दूसरी जगह से निकल के आ जाओगे, एक्सप्लेन कर दोगे और बढ़िया से। लेकिन सारी चीजें नहीं जानोगे, कभी भी ना इंटरव्यू जो है वो क्लियर नहीं होने वाला है। वहां पे जाके वो डर डर के बात करना पड़ेगा। सारा पता है तो सीना फुला के जाके बैठोगे कि हाँ सर हमको पता है, जो हम बताते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वेडनेसडे टारगेट है हमारा। नीतीश जाएगा इंटरव्यू में? तो नेक्स्ट वेडनेसडे तक देखो, ये जो इंटरव्यू होगा इसमें पावर प्लांट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो इंटरव्यू आएगा नेक्स्ट वेडनेसडे को, जो आप लोगों का इंटरव्यू होगा, उसमें मेनली ऑटोमेशन के ऊपर ही जोर देना है, और वो भी सीमेंस का पीएलसी लेके। ठीक है, उसके ऊपर हम काम शुरू करेंगे, इसको सिर्फ खींचे हैं इसीलिए कि सीमेंस का पीएलसी का आइडिया हो, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर लग रहा है, कौन सा केबल लग रहा है, कैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, और ऑटोमेशन का रिलेटेड जितना सारा चीजें है कि लैडर लॉजिक हो गया, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम हो गया, वो सारी बातें हमको पता हो तो ये इंटरव्यू आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पैनल का आइडिया हो, मोटर कंट्रोल का आइडिया हो, है ना। पूछा था उस दिन मोटर कंट्रोल तुम लोगों को? पैनल पैनल इलेक्ट्रिकल से नहीं पूछा ना, सिर्फ ऑटोमेशन से ही सवाल किया। कॉन्ट्रेक्टर रिले, तो लास्ट क्लास में मैंने कॉन्ट्रेक्टर रिले एक्सप्लेन किया है, देखा है उसको? नहीं देखा? देख लो। तो प्रोटोकॉल्स ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में रहता ही रहता है। मॉडबस प्रोटोकॉल्स, प्रॉफिबस प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल कौन सा ब्रांड फॉलो करता है, तो हम देखेंगे। हाँ, जितना हो सकता है ना टाइम को यूटिलाइज करो। वीडियोस ऑलरेडी दिया हुआ है बैच में, जितना ज्यादा देखोगे वीडियोस उतना बेटर तुम्हारे लिए होगा। ओके, ठीक है, चलते हैं।